आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। बिलाखिर के चौधरी निसार साहब हमारे इंटीरियर मिनिस्टर, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरी दुनिया को या कम अज़ कम मुझे तो बेसब्री से इंतज़ार था, एक रोज़ के लिए मुलतवी कर दी गई। वजारत दाखिला के तर्जुमान की जानिब से बताया गया कि चौधरी साहब की कमर के एंड टाइम पर जवाब दे जाने के सबब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करना पड़ी। अब एक दिन में कौन सा डॉक्टर इनकी कमर का इलाज करेगा, इसका फ़ैसला तो अल्लाह ताला ही करेगा, या शायद चौधरी निसार साहब इस मामले को बेहतर टेकअप कर सकते हैं। लेकिन इससे एक काम तो ज़रूर हुआ कि वो तमाम लोग, वो तमाम मोतक़दीन, वो तमाम मुखालिफिन जो ख़ुद इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ में चौधरी निसार साहब की तरफ मुतवज्जो हैं, कम अज़ कम उनको 24 घंटे का एक साय ऑफ रिलीफ तो मिल गया है। अब ये रिलीफ कितना पायदार होगा, इसका फ़ैसला आने वाला वक्त करेगा, या कल की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जिसमें चौधरी साहब ये तय करेंगे कि उन तमाम मुखालिफिन को एक्सपोज करें या ना करें कि जिन्होंने हुकूमती टीम को या कम अज़ कम नवाज शरीफ हुकूमत को इस एक जगह ला करके खड़ा कर दिया जहाँ उससे अब अपना डिफेंस भी नहीं हो पा रहा। चौधरी साहब, एक इंतहाई ख़ास बात सर आपसे करना चाहूँगा। अल्लाह ताला से दुआ गूँ कि आपकी कमर का मामला हल हो जाए, ताकि उसके बाद फिर आप हमारे मसाइल की तरफ भी तवज्जो दे सकें। रूठने मनाने के इस खेल से ज़रा फुर्सत मिले तो एक नज़र कराची की जानिब भी कीजिएगा, जहाँ सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर एक बड़ी साजिश गालिबन रची जा रही है। सर, पिछले कुछ अरसे में कराची में डकैतियों, पिक पॉकेटिंग, मोबाइल स्नैचिंग और न जाने किस किस किस्म की वारदातों का ज़ोर फिर जारी हो चुका है, फिर शुरू हो चुका है। कराची में ये बताया जा रहा था कि कराची ऑपरेशन के बाद कराची में अब रावी चैन ही चैन लिखता है। पता नहीं ये रावी कहाँ है, किस तरफ बह रहा है, इसका रुख किधर है, और ये हकीकत पता नहीं कब उस रावी पर आश्कार होगी कि कराची बहरहाल वैसा पुरअमन नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। सूबाई खुद मुख्तारी के मज़े लूटती है हमारी सूबाई हुकूमत का आलम यह है कि कल कराची में कोरंगी के मकाम पर 3 पुलिस वालों को घात लगा करके इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और इस वारदात की एक इंतहाई संगीन पहलू इस वारदात का ये था कि यहाँ पर 2 कमसिन बच्चे जो राहगीर थे, गालिबन चीज़ लेने जा रहे थे, बताया जा रहा था, वो भी इसकी जद में आकर के और ज़ख्मी हुए। एक बच्चा ज़ख्मी हुआ और एक बच्चा शहीद हो चुका। उस बच्चे की माँ पछाड़े मार रही थी, हुकूमत को बद्दुआएं दे रही थी और न जाने क्या क्या कुछ। ज़ाहिर है हुकूमतों के मामलात इन सब बातों से, किसी एक बच्चे के, और वो भी एक आम गरीब का बच्चा अगर मर जाए तो हुकूमतों के सरों पे तो इसका कोई मेरा ख्याल है ज़िम्मेदारी भी नहीं होती, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। सूबाई खुद मुख्तारी ऐसे ही चल रही है, जमहूरियत का सफ़र वैसे ही चल रहा है। ये अलग बात कि वो बेचारा गरीब बच्चा अपनी जान से गया, जिसका बाप हुकूमत वक्त को झोलियाँ फैला फैला कर अपनी बीवी के साथ बद्दुआएं दे रहा था। इससे पहले आज से ठीक 1 महीने कबल कराची में साइड के इलाके में रमज़ान का महीना था और 4 पुलिस वालों को गालिबन घात लगाकर रमज़ान में ऐन अफ्तार से थोड़ी देर पहले मार दिया गया। ज़ेरे नज़र तस्वीर अभी आप इस वक्त देखेंगे तो उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब सैयद मुराद अली शाह साहब, जिनको बताया जाता है बड़े हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड और कमिटेड वज़ीर आला हैं। इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देखेंगे कि वो अपने बदतरीन मुखालिफ एडी ख्वाजा के साथ शहीद पुलिस एहलकारों की लाश को कंधा दे रहे हैं। ये खेल यहीं ख़त्म हो गया। उसके बाद वज़ीर आला अपने घर, एडी ख्वाजा अपने घर। एडी ख्वाजा ने एक ख़त लिख दिया है आज, और उसमें सूबाई हुकूमत से मुदाखलत का, वज़ीर दाखिला की मुदाखलत का, बेजा मुदाखलत का, या वॉट एवर यू कॉल इट, रोना रोया गया है। लेकिन क्या इससे वो सारे पुलिस एहलकार वापस आ जाएंगे? क्या उससे कराची में अमन व अमान की बिगड़ती फ़िज़ा बेहतर हो सकेगी? ये सारे वो सवालात हैं कि सर शायद जिसका सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर मज़े करती है हमारी हुकूमत को तो इदराक नहीं है। काश कि सर आप जैसा सीरियस और घाघ सियासतदान, ज़ीरक सियासतदान, जिसकी दानाई की कल हमारे ही प्रोग्राम में चौधरी माफ़ कीजिएगा हसन निसार साहब कस्में खा रहे थे, और मैं ज़ाती तौर पर भी आपकी सलाहियतों का और आपकी फ़हम का मुतरिफ़ हूँ। मेरा ख्याल है कि सर अब आपको भी इन सब मामलात को वज़ीर-ए-आज़म साहब से डिस्कस करना चाहिए। कम अज़ कम सर अगर आप इंटरवीन करके कराची, जो हमारा इतना अहम शहर है, अगर आप यहाँ पे हमारे अमन व अमान की सूरत-ए-हाल में बेहतरी नहीं ला सकते, तो मुझे नहीं लगता कि सर अगर आपको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, या ख्वाजा इज़हार, खैर वो तो उछल पड़ेंगे अपने नाम पे, अगर उनको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, ख्वाजा आसिफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, या चाहे किसी और को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, मेरा ख्याल है सर कि यहाँ आपको अपने इस मनसब से ऊपर उठ करके थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तब जा कर के हमारे शहर की, शायद कुछ हमारे शहर वालों की दिली मुराद बर आएगी। शायद उस गरीब बच्चे की माँ को थोड़ा सा सब्र आ सकेगा, शायद उन लोगों को इंसाफ मिल सकेगा जिनकी ये कंप्लेंट्स भी आप तक नहीं पहुंच सकती। कोशिश करता हूं कि अपने प्रोग्राम के थ्रू आप तक इस मामले को पहुंचाएं। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा वक्फ़ा शामिल करेंगे और वक्फ़े के बाद जाएंगे तो हमारे पैनलिस्ट, जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, और हमारे 1-2 तज्ज़ियाकार आपके साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर आजिज़ धामरा साहब। शहरियार आफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ हमारे साथ हैं। सर आजिज़ धामरा साहब, इससे पहले कि मैं अपने मौजू की तरफ आऊँ, प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में मैंने जो सूबाई खुद मुख्तारी के मज़े लूटती सिंध हुकूमत के ऊपर वावेला मचाया, आपसे इल्तमास है कि अगर 1-1.5 मिनट में अगर आप जवाब इनायत फरमा दें। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी खबर है, आपकी नज़र की देता हूँ। 11 जुलाई को ये चश्मकुशा रिपोर्ट सामने आई थी। लिखते हैं, मिलिटेंट्स वर्चुअली रनिंग कराची सेंट्रल प्रिजन सेज CTD इंक्वायरी रिपोर्ट, प्रिजनर्स एक्टिंग एज कोर्ट क्लर्क्स, हेल्पर्स एंड इवन असिस्टिंग इन लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ द वार्ड्स। रोजनामा डॉन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अपने इंट्रो में बिल्कुल ये बात कही और आपने कल के वाक़े को भी कोट किया। इससे पहले जो रमज़ान मुबारक में जो पुलिस एहलकार शहीद हुए कराची में, उसको भी कोट किया। और आपने कहा कि ख़ुद मुख्तारी के मज़े लौटने वाली सूबाई हुकूमत। तो पहली बात तो सूबाई ख़ुद मुख्तारी जो है वो 18th अमेंडमेंट में क्या सिर्फ सूबाई हुकूमत सिंध को मिली है या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में यही सूबों के साथ सिचुएशन है? मगर क्योंकि दहशत गर्दी के एक वार से हम गुजर रहे हैं, दहशत गर्दी और इस तमाम वाक़या से तकरीबन पंजाब, KPK और सिंध जो हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, सूबाई हुकूमतें हो रही हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई वाक़या जो है वो रुनमा होता जा रहा है और उसमें ज़ाहिर हम हालत जंग में हैं। तो इसमें सूबाई खुद मुख्तारी की बात इस वाक़े को कोट करके और कनेक्ट करके मुझे बात समझ में नहीं आई। अदरवाइज़ बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात की कि इस तरह की सिचुएशन है और तीनों सूबों के अंदर वक्त ब वक्त जो है इस तरह की सूरत हाल है। और सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस हो, उनको जाम शहादत और आम शहरी भी, और कल जो आपने वाक़या सुनाया, यकीनन एक माँ और बाप जिसके बच्चे घर से निकले कोई खिलौना लेने और उनको जब लाश आएगी तो इस तरह की सिचुएशन, आपने कहा कि बद्दुआएं दे रहे थे, बिल्कुल ज़ाहिर है उनका रिएक्शन इसी तरह आएगा। मगर ये ओवरऑल एक सिचुएशन है, सिर्फ कराची के अंदर नहीं है। कराची के हालात अब बहुत बेहतर हैं, मगर मैं ये भी नहीं कहता कि कराची के अंदर दूध की नदियाँ जो हैं वो बह रही हैं। और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और आपने देखा कि वहाँ पर रेंजर्स भी मौजूद है और पुलिस भी मौजूद है। तो इस तरह की सूरत हाल और सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से, स्पेशली सिंध के हवाले से थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ। उस हवाले से बाकी वाक़यात हैं। सर आपकी कंफ्यूजन में ये कह के दूर किए देता हूँ कि हमारे साथ हमारी जो अनवर सियाल साहब हैं, यानी हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर है सिंध के, उनके इत्मीनान पर उनकी ख्वाब गफलत जो है उसको वो टूटने में नहीं आ रहा। उनका एक मजम्मती बयान भी कहीं नहीं आया। हमारी जो सूबाई हुकूमत है वो AD ख्वाजा साहब को बेदस्तो पा करने के नित नए तरीके ढूंढ रही है। ड्रिग रोड फ्लाईओवर का इफ्तिताह करते हुए बिलावल जरदारी साहब ने जिस शान तफाखुर से ये बताया है कि कराची के शहरियों का दर्द उनके जिगर में है, इससे मुझे हंसी आती है, क्योंकि प्रैक्टिकली कराची में पीपल्स पार्टी का किया हुआ काम नज़र नहीं आता। यहाँ गाड़ी चलाने को सड़क नहीं है, नलों में पानी नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल यहाँ लियाकताबाद में बिल्डिंग गिर गई, जीते जागते इंसान उसके नीचे दब गए, एक बाप मर गया, उसका बेटा मर गया। वसीम अख्तर साहब वहां पहुंचे और उन्होंने भी वहां जा करके मां सिवाय माजरत के साथ, प्लीज पार्डन मी सेइंग दिस, बेवा औरतों की तरह मातम किया और कुछ नहीं किया। उनको भी ये सोचने का ख्याल नहीं आया कि KBCA, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, फलाना फलाना, आज से पहले उन्हीं की अपनी जमात के जो है वो नाक के नीचे काम कर रही थी। वही अल्ताफ भाई का एक टेलीफोन जाता था, ये अल्ताफ भाई के चाहने वालों का, और वहां लियाकताबाद में आए दिन इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। मतलब मैं अगर इस बात के ऊपर अगर वावेला कर रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं सर? नहीं, आपका गुस्सा और आपके सवाल वाजिब हैं, मगर आपने कहा अभी जज्बात में कि बिलावल जरदारी, मैं कहूँगा कि पूरा नाम अगर आप ले लेते तो उसमें कोई हबाकत नहीं है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज बिल्कुल कहा। और वो ऐसे किसी चौराहे पे आके शौकिया स्पीच नहीं की, उन्होंने अंडरपास का एक इफ्तिताह करते हुए कहा, जो कम टाइम में और बड़ा एक कंजेस्टेड एक शारा फैसल, अगर आप उस पॉइंट को बिल्कुल बखूबी आगाह होंगे इस बात के कि उन्होंने इफ्तिताह किया है और उससे जो है अभी रवानी के साथ ट्रैफिक चलेगी। और जब तक वो बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो उस पर बड़ी तनकीद भी हो रही थी हमारे ऊपर कि तकलीफ हो रही है आवाम को, जिसपे आज वज़ीर आला साहब ने माफ़ी भी मांगी है उन तकलीफ ज़दा आवाम के साथ। तो एक तो दहशतगर्दी के वाक़यात हो गए अलग, बाकी रहा कि कराची में पीपल्स पार्टी बिल्कुल कुछ नहीं कर रही। अरे भाई, आप तारिक रोड जरा थोड़ा विजिट करें, कैमरा के आंख में वो भी दिखाएं। शारा फैसल जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया, सर आप 3 नाम लेंगे और थक जाएंगे। मैं 300 नाम ले सकता हूं इसी लाइव प्रोग्राम में। चौधरी निसार को भी भूल जाइए, मैं बाकी मेहमानों से भी माजरत कर लूंगा और आखिर में फतह मेरी होगी, क्योंकि कराची वाकई खंडर बन चुका है। जवाब दीजिए, फिर मैं तारिक फजल चौधरी साहब के पास जाऊं, शहरियार आफरीदी साहब से गुफ्तगू का आगाज करूं।
मेरे ख्याल में 10 अरब रुपए का जो पैकेज था कराची का, उसमें जो मेगा प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, जो आन गोइंग स्कीम हमारी चल रहे हैं, मंजिल पंप की तरफ, अब जो है वो कायदाबाद की तरफ जो है वो ट्रैफिक का जो था प्रॉब्लम, ये सारी ऐसे चीजें हैं जिसे आपको भी मानना पड़ेगा और मैं भी मानता हूं आपकी बात कि कराची के अंदर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और जिनके हवाले कराची था, जिनके पास मैंडेट था, जिनको फाइनेंस भी मिलती रही, उन्होंने काम नहीं किया, तो क्या सिंध हुकूमत बैठी रहे? हमने इस गवर्नमेंट राइट सर बहुत माजरत के साथ कथा कलामी कर रहा हूं। तारिफ फजल चौधरी साहब हमारे साथ हैं। तारिफ साहब, प्रोग्राम के इब्तिदाई हिस्से में चौधरी निसार साहब की कमर के ऊपर रो रहा था, यहाँ रऊफ क्लासरा, कहीं आप जीतेंगे कहीं मैं जीतूंगा। सॉरी नहीं, मैंने कहा नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा वक्फा शामिल करना पड़ेगा। जीत जाऊंगा सर वापस आता हूं और आपसे गुफ्तगू यहीं से जोड़ूंगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस इख्तितामी हिस्से में और गालिबन अनइंटरप्टेड हिस्से में अपने मेहमानों से गुफ्तगू का बाज़ाब्ता आगाज़ करने की कोशिश करते हैं। शहरियार आफरीदी साहब, यहाँ मेरे सामने एक ख़बर मौजूद है जो बताती है कि नाहली केस, इमरान साहब की मनी ट्रेल भी नामुकम्मल, सुप्रीम कोर्ट में एतराफ़ कर लिया। काउंटी क्रिकेट और कैरी पैकर सीरीज़ से लाखों पाउंड कमाए, आमदन और मुआहदों का रिकॉर्ड नहीं। इंग्लिश काउंटीज़ भी 20 साल पुराना रिकॉर्ड नहीं रखती। चेयरमैन पीटीआई का जवाबुल जवाब। सर, इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, सही है गलत वॉट एवर, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? आपके ख्याल में अगर 20 साल पहले किसी ने कुछ कमाया है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड उसके ऊपर रखना या उसकी रसीदें रखना उसके ऊपर उस सूरत में कितना ज़रूरी है कि जब वो दूसरों से इसी किस्म का तकाजा कर रहा हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया और उसके बाद मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ कि 37 मिनट बाद आपको ख्याल आया कि एक पार्टिसिपेंट आपके पास बैठा हुआ है। सर, आपका गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल बजाय, लेकिन आप यकीन कीजिए मैं भी आप ही की तरह बिल्कुल बेबस हूँ, क्योंकि इश्तिहारात में मेरा सर कोई रोक नहीं आऊंगा। जी सर, मैं भी आप ही की तरह बिल्कुल बेबस हूँ, यहाँ मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं इश्तिहारात की बीच में नहीं आ सकता। इश्तिहारात के बीच में नहीं आ सकते। शहरियार साहब, कैन यू हियर मी? यार ये आवाज ही नहीं आ रही। आजिज़ दामरा साहब, सर आपकी तरफ आता हूँ प्रोग्राम के इस हिस्से में। खुर्शीद शाह साहब फरमाते हैं अगर नवाज शरीफ जाएंगे तो इमरान खान पक्के जाएंगे। सर हेलो, इमरान खान पक्के जाएंगे, ये कहाँ लिखा है? ये किसने इनको बताया? इनकी जरा लाइन शहरियार साहब की दुरुस्त करवाने की कोशिश करें जी। मुझे आ रही है आपकी आवाज। सर मेरी आवाज आपको आ रही है सर? कैन आई रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन? जी सर बिल्कुल, जी, आ रही है। प्लीज गो अहेड सर शहरियार साहब। अच्छा प्यारे भाई, एक फ्लैट जिसकी कीमत 1,17,000 पाउंड की और उसके मुकाबले में 3,50,000 पाउंड का हम मनी ट्रेल दे चुके हैं। और अभी आप सुने, चाहे वो वॉस्टरशायर 1971 से लेके 1976 तक, चाहे वो ससेक्स 1977 से 1988 तक, चाहे वो कैरी पैकर 1977 से 1979 तक, चाहे वो शेफील्ड शील्ड के वो 3 साल, न्यू साउथ वेल्स 84-85, चाहे वो ससेक्स का बेनिफिट ईयर 1987-88, ये तमाम अमाउंट के साथ हमने तमाम चीज़ें जमा कर दी है। लेकिन मुसीबत क्या है? मुसीबत यह है कि जब पाकिस्तान के मकरूज कौम का पैसा, नेशनल एक्सचेकर का वो पैसा जो अवाम पे लगना चाहिए, जब वो 32 से 35 अरब रुपए और फिर खास मीडिया हाउसेस पे लगाया जाए, जिनको माउथ पीस बनाया जाए, जिनका मकसद कौम को गुमराह करना हो। और याद रखिए, ये मुआवजा इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि इमरान खान वो हस्ती अल्लाह के फजल से जो लोग आंखें बंद करके शौकत खानम लाहौर, शौकत खानम पेशावर, नमल कॉलेज, उसके अलावा तहरीक इंसाफ के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी फंडिंग करते हैं। 1 घंटे में करोड़ों रुपए पाकिस्तानी कौम उन पर नचावर करती है। तो खुदा के लिए ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो
डिसेप्शन अप्रोच है जिससे कौम को गुमराह किया जा रहा है। मैं अपने भाइयों से ये कहूंगा कि कोई और चीज ढूंढें, और मैं ये साथ में कहूंगा कि कानून से कोई बालतर नहीं। अच्छा सर, क्योंकि आपकी मेरे इस बात लीडर पे में मुझे ये याद आया, वो करेज ढूंढने है। वाले हमारे साथ आ गए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं तारिक फजल चौधरी साहब। सर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। एक खबर के साथ आपका इस्तकबाल करूंगा। सिराजुल हक साहब फरमाते हैं कि जब नवाज शरीफ मुल्क बदर थे तो हर रोज वादे करते थे कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज करूंगा, लेकिन मुसलसल मौका मिलने के बावजूद सूद को ख़त्म न कर सके और अल्लाह और उसके रसूल के साथ किए गए वादे निभाने के बजाय बगावत की राह अख्तियार की, इसलिए आज इस तरह का अजाब भुगत रहे हैं। आपके ख्याल में सिराजुल हक साहब को ये गलतफहमी अगर लाहक हुई है तो आप उसका इलाज किन अल्फाज में करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले देखिए, बुनियादी तौर पे इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारी अपोजिशन की जमातें हैं, इन्होंने इस बात को बिल्कुल वाज़ेह तौर पे देख लिया है, और ये बात पाकिस्तान की कौम भी बिल्कुल इसी तरह देखती है जैसे दीवार पर लिखी हुई कोई तहरीर, कि इलेक्शन 2018 में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का मुकाबला सियासी मैदान में करना इनके लिए अमलन नामुमकिन हो गया है। और उन्हें इस बात का पता है कि नवाज शरीफ ने 2013 का इलेक्शन जीतने के बाद जो कौम से वादे किए थे इलेक्शन कैंपेन में पूरे पाकिस्तान में, उसने सर फेंक के नाक की सीध में सिवाय उन वादों की तकमील पे कोई दूसरा काम नहीं किया। वो उसी सफर में लगा हुआ है। वो मुआशी तरक्की हो, मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा हो, वो मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा हो, कराची में अमल लाना हो, तरक्की का पहिया लेके आना हो, अरबों डॉलर की सरमायाकारी हो, बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर आ रही हो, ये सारा नवाज शरीफ का एजेंडा है। अब एक तरफ इमरान खान साहब को देखें तो वो हाथ उठा के सुबह दुआ करते हैं, या अल्लाह जो काम मैं ना कर सका नवाज शरीफ को नीचा दिखाने का, उसे नुकसान पहुंचाने का, अल्लाह करे कोई और कर दे, वो सुप्रीम कोर्ट ही कर दे। वो उनकी कसीदे पढ़ते हैं, वो तर्जमान बने हुए हैं। ऐसे लगता है कि उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है कि मैं उनका कोई तर्जमान, उनकी तर्जमानी कर रहे होते हैं। सुबह उठते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोपहर का लंच करते हैं जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस, रात को सोने से पहले फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसी तरह सिराजुल हक साहब ने एक नई, उन्होंने अपनी जो है वो एक स्टेटमेंट दे दी है। उनके नज़दीक शायद जिस तरह मैं अपनी कौम को अपनी तरफ कोई मबजूल करा लूँ या अपनी तरफ कोई हम उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं, गुजारिश ये है कि आप जितनी मर्जी गोल पोस्ट चेंज करें, जिस मर्जी मैदान में नवाज शरीफ से मुकाबला करना चाहें हम मुकाबला करेंगे। और आपको अल्लाह ताला के फजल से 2018 में ये पता लगेगा कि 4 साल 5 साल जो आपने इल्ज़ाम तराशियों की, गालम गलोच की, धरनों की, और पूरी कौम, मैं तो ये कहूँगा कि जो अपने आप को लीडर कहलवाता है उसे इस बात का पता होना चाहिए कि कौम आपकी तरफ देख रही होती है, आपसे सीख रही होती है। आप लोगों ने क्या इस कौम की तरबियत की है, इस कौम के अखलाक की क्या आपने तरबियत की है। आज जो आप नौजवानों को गुमराह करते हैं, जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, इनकी जमात के वो MNA जिनकी उम्र नवाज शरीफ के पोते की है, वो भी ज़बान इस्तेमाल करता है, ओए नवाज शरीफ, ये कल्चर इस कौम को ये दे रहे हैं। और इस कल्चर के नतीजे में जो 2018 में इन्हें अल्लाह के फजल से जो इन्होंने बोया है वो ये काटेंगे, और ये देखेंगे कि इनकी ये हसरत कि ये जनाब को इलेक्शन जीत जाएं, कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, ये कभी पूरी नहीं होगी। सर आपकी बात कथा कलामी हो रही है, माफ कीजिएगा। मैं आजिज दामरा साहब की तरफ जाना चाहूंगा। आजिज साहब, खुर्शीद शाह साहब का एक बयान मेरे सामने है, फरमाते हैं कि सियासतदान आज करप्शन की वजह से बदनाम हैं। सियासतदानों को आवाम के लिए रोल मॉडल होना चाहिए, उनका काम सिर्फ वोट मांगना नहीं होता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो दोनों कौम के रोल मॉडल थे। सवाल नंबर 1, वो सियासतदान जो आज करप्शन की वजह से बदनाम हैं, उनकी ताजपोशी क्यों की जाती है जो 5 अरब रुपए डिकार गए और उसके बाद अपने हल्के में जाकर के वो आवाम से और वही ड्रामेबाजी करके अपनी ताजपोशी करवाते हैं और फिर वो ताज उठाकर किसी खैराती इदारे को देके अपने नंबर बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 2, वो लोग जो 450 अरब रुपए की करप्शन का टीका कौम को लगाते हैं, उनको कराची डिवीजन का सदर क्यों बनाया जाता है। सवाल नंबर 3, सियासतदानों को अवाम के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी आपके बकौल और आसिफ अली जरदारी अवाम के लिए रोल मॉडल हैं, और वो अवाम आसिफ अली जरदारी साहब की नाक के नीचे काम करने वाले कुछ लोग हैं, या उनको मैं और आप भी जानते हैं। सवाल नंबर 4, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो दोनों कौम के रोल मॉडल थे, क्या आप में से कोई एक रोल मॉडल है? मुख्तसर जवाब अगर इनायत करें, सवाल तो बड़ा लंबा है, ये कवाली बड़ी तवील हो सकती है।
मेरे ख्याल में अगर आप इतना प्रोग्राम में टाइम रखते, इतना स्पेस रखते, सर मैंने तो अर्ज मैं किया ना आपसे सर, वादा आप करता हूं यकीन कि जानिए मैं आपसे एक-एक बहुत आपके शर्मिंदा हूं, सवाल के तमाम लेकिन क्वेश्चंस प्रोग्राम का के जवाब इश्तिहारात पे मैं कुछ नहीं कर सकता सर। नहीं, वो इश्तिहारात आपका मामला है, मगर आप जब इतना लंबा सवाल करेंगे तो उनका जवाब भी लें, वरना कौम सुनेगी कि शायद मेरे पास जवाब चलें नहीं है। जवाब दीजिए। इसलिए मैं वादा करता हूं कि मेरे पास तमाम आपके सवालों के जवाब हैं। पहली बात, हेलो जी सर, बोलिए बोलिए बोलिए। आजिज साहब मैं सुन सकता हूं पहली आपको। बात जो आपने कहा कि रोल मॉडल वाली बात आपको ये याद रखनी चाहिए कि इस मुल्क में जमहूरी इदारों को मजबूत करने वाले और जमहूरियत के लिए सियासतदानों की कुर्बानियां हैं, और सबसे ज्यादा इल्जामात भी सियासतदानों पे लगे। जहां तक आपने पीपुल्स पार्टी के हवाले से एक चार्जशीट पेश की है, तो इस मुल्क में अगर कोई एहतसाब हुआ है, इस मुल्क में पीपुल्स पार्टी के खिलाफ अगर कोई एहतसाब ब्यूरो बने हैं, इस मुल्क के कौम के अरबों रुपए अगर उस एहतसाब ब्यूरो पे खर्च किए गए, इस मुल्क के अंदर अगर किसी सियासतदान को सिर्फ इल्जामात के तहत जेल डाला गया है, तो वो पीपुल्स पार्टी है, जो आपने अभी नाम लिए हैं तमाम। रोल मॉडल के हवाले से बिल्कुल हम जाएंगे अवाम के पास, और रोल मॉडल का जो स्टैंप है उस सर्टिफिकेट के ऊपर, वो इख्तियार है अवाम उन्नास को, वो इख्तियार है जमहूर को। हम पहले भी जाते रहे, हम अभी भी जाएंगे। ये इल्जामात लगते रहते हैं। एहतसाब हमारा बिल्कुल हुआ है, अब तो एहतसाब शुरू हुआ है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हम तो कह रहे हैं कि एक एहतसाब का कानून होना चाहिए, जो सच इस मुल्क में एहतसाब का कानून नहीं है। जो बिल सेनेट से पास हुआ है, नेशनल असेंबली में पड़ा हुआ है, मैं कहूंगा तारिक फजल चौधरी साहब को कि आए, जो अपोजिशन का एक बिल है उसको मंजूर कराएं, और इस मुल्क में एक एहतसाब कानून तो होना चाहिए ना। ठीक है सर, आपका जवाब मैंने पूरे तामुल के साथ सुना, क्योंकि आपने मेरे सवालात को बड़ी तामुल से बर्दाश्त किया। शहरियार आफरीदी साहब से पूछना चाहूंगा सर, एक बयान मेरे सामने है, पीपीपी ने वजीर आजम के लिए उम्मीदवार लाने का फैसला कर लिया, वजीर आजम के मनसब के लिए मुत्तफिका उम्मीदवार लाया जाएगा जराए। सर ये दुख झेलें भी फाख्ता और कौए अंडे खाए नहीं हो गया? मतलब सारी मेहनत इमरान खान साहब करें, तहरीक इंसाफ करे, और उसके बाद फिर उम्मीदवार अगर पीपल्स पार्टी का मंजूर हो जाता है और वजीर आजम उनका बन जाए, तो फिर मैं तो घर जाऊं। आप क्या कर रहे हैं फिर यहाँ? देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब होने का यकीन अल्लाह से हो और आप हक परस्त हों, तो ओहदे बेमायने हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सर हक परस्त का तो जुमला वापस ले लीजिए, क्योंकि हक परस्तों ने कराची में जो गोल खिलाए हैं वो अभी तक जख्म हमारे भरे नहीं है। मेरी बात सुने, नहीं, हक परस्त वो जिसका होने का यकीन अल्लाह से हो। बाकी अपने आप को कोई हक परस्त कहता चले तो उस बारे में मैं जानना नहीं चाहता। दूसरी चीज़, ऑपोजिशन यूनाइटेड है, और मैं बतौर एक टीम प्लेयर ऑफ पीटीआई, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है कि ऐसी कोई बात हुई है, क्योंकि मैं, अगर मुझे इल्म होता तो मैं इसको आपके सामने, पूरी कौम के सामने इसको भी कह भी देता और ओन भी करता। अब बात यह है कि ऑपोजिशन यूनाइटेड है, और एक चीज़ लम्हा फिक्री है पूरी कौम के लिए और ख़ासकर PMLN के लिए, कि वो कौन सी ऐसी वजह है कि धरने में पीटीआई अकेली खड़ी थी और तमाम ऑपोजिशन PMLN को सपोर्ट कर रही थी। कोई वजह हुई होगी। कौम को जो लूट मार का बाजार इन्होंने गर्म किया है, जो होलसेल पे कौम को लगा दिया, अल्लाह माफ करे, नेशनल सिक्योरिटी पे जो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, इजराइल और हिंदुस्तान के नैरेटिव्स को जो सर्व किया जा रहा है, सज्जन जंदाल की रेस्क्यू के लिए आर्मी कोर्ट्स आ रहे हैं, सज्जन जंदाल के लिए ICJ में जो रोल प्ले किया गया, कौम से कोई चीज छुपी नहीं। मैं एक चीज बताता चलूं प्यारे भाई, अव्वल चीज, ये मुल्क खुदादाद पाकिस्तान है, ये माँ है। अल्लाह इसकी हिफाजत करे, अल्लाह इसको ता क़यामत सलामत रखे, और अल्लाह से इस्तिदा है कि जिन्होंने इस मुल्क का माल लूटा है, चाहे वो तहरीक इंसाफ में, चाहे कोई और है, अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए, और अल्लाह इन ना अहलों, हराम खोरों, चोरों, डाकुओं से अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए निजात दिलाए। ये हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है आजिज धामरा साहब, वक्त मेरा ख्याल है किसी भी वक्त अनाउंसमेंट हो जाएगी, ख़त्म करना पड़ेगा मुझे प्रोग्राम। ये मुझे बताइए, खुशफहमी और गलत फहमी दो लाइलाज अमराज हैं, किसी को भी लाक हो जाए तो बड़ी परेशानी में आ सकता है। वो रहमान मलिक साहब को खुशफहमी है या गलत फहमी? बयान पढ़ रहा हूँ, जो माहौल बन रहा है सिर्फ पीपल्स पार्टी रह जाएगी। जुम्मे को सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी रिपोर्ट और JIT की रिपोर्ट एक है। सर JIT तो कह रही है कि रहमान मलिक साहब टाइम पास करके निकल गए, और उनको ये खुशफहमी है कि जितना माहौल बन रहा है सिर्फ पीपल्स पार्टी रह जाएगी। ये किस मुल्क में पीपल्स पार्टी रह जाएगी? यहाँ तो ऐसा कुछ सीन नज़र नहीं आ रहा।
आपको कराची के ताज़ा जो हलके के इंतखाब है, जो पीपल्स पार्टी का हलका कभी नहीं रहा पाकिस्तान की तारीख में, और इसी तरह के आपके प्रोग्राम उस हलके के अवाम देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, उस हलके के नतीजा है उसको भी आप इस जिक्र कर लेते तो बहुत अच्छी बात थी। जहाँ तक रहमान मलिक साहब की स्टेटमेंट का ताल्लुक है, तो एक सियासतदान है और सियासतदान ज़ाहिर है इसी तरह की स्टेटमेंट देगा, और तो स्टेटमेंट वो दे नहीं सकते। JIT की हवाले से जो इल्ज़ाम थे, तो JIT उसकी जो स्टेटमेंट है उसको भी रद्द कर दे। फिर रहमान मलिक पे तो उन्होंने तबसरा कर ही दिया, मगर उसकी रिपोर्ट को भी तो रद्द कर देना। ठीक है शहरियार आफरीदी साहब, मेरे पास बहुत कम वक्त रह गया, ये मुझे बताइए सर, अगले आने वाले कुछ दिनों में आप क्या सियासी मंजरनामा बनते देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी, माफ़ कीजिएगा, तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत, सियासी तवक्कुआत किस हद तक पूरी हो पाएंगी? मुख्तसर जवाब अगर आप इनायत कीजिए। देखें जी, हमने मेहनत की, हर प्लेटफॉर्म पे सारा कुछ इंशाअल्लाह अल्लाह पे छोड़ दिया है, और अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, अनकरीब इबरत का निशान तो बन गए हैं, पूरे पाकिस्तान और अक़वाम आलम में एक्सपोज हो गए हैं। हम चाहते हैं जमहूरियत चलती रहे। वो तमाम लोग जो पनामा में जिनके नाम आए PMLN के, और जो बुरी तरह JIT में एक्सपोज हुए, इनके अलावा कोई भी मेंबर को ये प्राइम मिनिस्टर बना दें, अपने टेरियोर पूरा करें, ताकि कल ये रोना ना रोएं कि हमारे साथ ज्यादती हुई। और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह जब इलेक्शन होगा तो मेरे तारिक फजल चौधरी भाई हैं, इनको वक्त भी बताएगा कि इनको इबरत का निशान तो अल्लाह ने बना दिया है, और ये पाकिस्तान की जमहूरी सियासत में ऐसी मिसाल बनेंगे कि लोग इनकी पार्टी से नफरत करेंगे इंशाअल्लाह। राइट सर, मैसेज क्लियरली कन्वेड। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का मशकूर हूँ, और एक बार फिर ख़ास तौर पे शहरियार आफरीदी और आजिज़ नामरा साहब से माफ़ी का तलबगार हूँ कि सर प्रोग्राम में जो वक्फे दराते रहे उसके ऊपर आपको अगर अजियत हुई हो, कोफ्त हुई हो, तो उसके लिए मैं दिली तौर पर माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन आप यकीन रखिए कि इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं था। लेकिन इसी के साथ साथ इसके ऊपर एक बात आपसे कन्वे करना चाह रहा हूँ। मैं सोचता हूँ दर्द के जज्बात क्या लिखूँ, बढ़ने लगी है तलखी हालात क्या लिखूँ, एक कर्ब सा है रूह के अंदर बसा हुआ, आंखों में जल रहे हैं मेरे ख्वाब क्या लिखूं। इसी के साथ टीम आमने सामने को और नूरुल आरफीन सिद्दीकी को बिलखुसूस इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।